नमस्कार दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या हम उसमें इन्वेस्ट करें स्टॉक्स के अंदर, उससे पहले हमें उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। यानी इवैल्यूएशन होना चाहिए कि कहीं वो राइट स्टॉक है या नहीं है। और हमें कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए बुक वैल्यू या पीबी रेशियो बहुत काम आता है। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी का टोटल असेट्स और लायबिलिटी को शो करता है, जबकि पीबी रेशियो जो है वो मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू के रेशियो को शो करता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि हम समझ सकें कि बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है और पीबी रेशियो क्या होता है। इन्वेस्टर्स जनरली पीबी रेशियो का यूज करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने के लिए कि उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं, यानी कंपनी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है या नहीं। ये हमें पीबी रेशियो से पता लगता है, यानी कि कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से ट्रेड कर रही है या नहीं है। तो अगर कंपनी का हाई पीबी रेशियो होगा यानी ओवर वैल्यूड है, लो पीबी होगा तो अंडर वैल्यूड है। तो हम उसको जाने उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है और पीबी रेशियो क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि हम अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा स्टॉक चूज कर सकें। अब किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू हमें क्या दिखाता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का कितना वैल्यू है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से, यानी बुक्स में क्या वैल्यू है। और स्टेटमेंट्स कंपनी किसी भी कंपनी की तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं और इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इन तीनों मेनली इन तीनों से हमें कंपनी की बुक्स का पता लगता है, बुक्स वैल्यू का। तो बुक वैल्यू क्या होती है? कंपनी में शेयर होल्डर की कितनी मनी है या इक्विटी है, उसके बारे में हमें बताती है। यानी कि अगर कंपनी मार्केट अपने ऑपरेशन क्लोज कर देती है तो शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो टोटल असेट्स में से हम इंटेंजिबल असेट्स और टोटल लायबिलिटी को निकाल देते हैं तो हमें बुक वैल्यू मिलती है। और असेट्स और लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट में देखने को मिलती है, वही हमें समरी दिखाता है टोटल असेट्स और लायबिलिटी की। तो हम जाके देख सकते हैं कि कितनी असेट्स और लायबिलिटी है कंपनी के पास में, जहां से हमको बुक वैल्यू आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बुक वैल्यू के बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की। तो बुक वैल्यू पर शेयर और कुछ नहीं है, ये बुक वैल्यू का टोटल कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उसका बीच का एक रेशियो है। यानी हम बुक वैल्यू से आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आती है। अब जिसको एक हम एग्जांपल की तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी है जिसका असेट्स टोटल 50 करोड़ रुपीज का है, इंटेंजिबल असेट 2.5 करोड़ का है और टोटल लायबिलिटी 32.5 करोड़ की है। अब असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, लायबिलिटी ये सब क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो बुक वैल्यू बनता है वो असेट में से हम इंटेंजिबल असेट्स और लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 15 करोड़ रुपए का बुक वैल्यू आता है। अब मान के चलिए कि हमारी कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर 1.5 करोड़ है, तो इस केस में बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगा? 15 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे 1.5 करोड़ से, जो कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो इस केस में हमारे पास कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आता है वो 10 रुपए निकल के आता है। तो इतनी आसानी से हम यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर के बाद बारी आती है मार्केट वैल्यू की। यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है? तो मार्केट वैल्यू जस्ट एक इंडिकेटर टाइप काम करता है कंपनी के मार्केट कैप का। और मार्केट कैप के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस जिस पे ट्रेड कर रहा है शेयर, उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कंपनी का मार्केट कैप निकल कर आ जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में देनी है कि कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं और कंपनी के टोटल शेयर हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि कंपनी के टोटल शेयर हैं वही जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वही होते हैं, उतने ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो सेंसेक्स पे या जो एक्सचेंज पे जो ट्रेड होते हैं शेयर, वो कंपनी अपने आईपीओ लाने के बाद में जितने कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ में जितने शेयर लिस्टेड करने के लिए प्रपोज करती है, वही शेयर होते हैं जो ट्रेड करते हैं, जिनके ऊपर कोई इन्वेस्टर्स है वो ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कितना शेयर ट्रेड करने हैं वो प्रमोटर्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना पैसा रिक्वायरमेंट होती है मार्केट से। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो शेयर हैं वही ट्रेड करें। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आउटस्टैंडिंग शेयर वो होते हैं जो कंपनी के ट्रेड हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स ट्रेड कर पा रहे हैं। और टोटल शेयर हो सकता है अलग भी हो, जो प्रमोटर्स के पास हो या और बाकी इन्वेस्टर्स के पास भी पड़े हो। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब यह है कि जो ट्रेड जो है एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है वही टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब हम सीएमपी की बात करें, करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो करंट मार्केट प्राइस बार बार चेंज होता रहता है जब मार्केट ओपन होती है, क्योंकि लगातार जो है ट्रेड होता रहता है शेयर्स का, जो शेयर के अंदर ट्रेड होता रहता है। तो इसलिए जब भी आपको सीएमपी देखना है तो उसको मार्केट क्लोज होने के बाद देखें, ताकि जब सीएमपी स्टेबल हो जाता है, कंटिन्यू जब मार्केट ओपन होती है तब कंटिन्यू जो है शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है।
तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए किसी कंपनी का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 15 रुपए का है और कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर 1.5 करोड़ है। तो इस केस में मार्केट कैप क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 करोड़ रुपए का उस कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को हमारे एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोनों ही जो तरीके हैं ये हमें बताते हैं कंपनी को असेसमेंट करने में या उसकी वैल्यू बताने में हमें मदद करते हैं। अगर हम पहले बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में वो बताता है कि अगर कंपनी अपना ऑपरेशन क्लोज कर देती है तो इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलने वाला है। तो अगर करंट मार्केट प्राइस जो है उसके बुक वैल्यू से नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी जो है या स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है और ये ऐसे कंपनियों को देखते रहना चाहिए, ऐसी कंपनियों को अकोमोडेट करना चाहिए जो फ्यूचर में आगे हमें ज्यादा गेन या प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है कि बुक वैल्यू सिर्फ उन्हीं के लिए रिलेटेबल है जिनके कंपनियों के पास फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। लेकिन जैसी कंपनियां जिनके पास इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कम होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो उन केस में हमारी बुक वैल्यू जो है हमें मिसलीड कर सकती है। अब रही बात मार्केट वैल्यू की कि मार्केट वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है एज एन इन्वेस्टर, तो मार्केट वैल्यू शो करती है कॉन्फिडेंस को, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टर का कितना कॉन्फिडेंस है। तो अगर स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न ज्यादा हैवी या ज्यादा हाई मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि मार्केट के अंदर डिमांड जो फॉल्स डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है या मार्केट की डिमांड है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत आसानी से काम करते हैं, स्पेशली छोटे शेयर के साथ में। वहां वो डिमांड को जो है फॉल्स डिमांड क्रिएट करते हैं और जब डिमांड क्रिएट होती है तो करंट मार्केट प्राइस शूट करता है या भागता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं और पंप एंड डंप स्कीम का नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, सॉरी, जो आपका मार्केट का जो वैल्यू है या करंट मार्केट प्राइस है या डिमांड से चेंज किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पीबी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेशियो है और सारे इन्वेस्टर्स इसको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। पीबी रेशियो निकालने के लिए हमको करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से या नेट एसेट पर शेयर से डिवाइड करना होता है। तो अब आप समझ गए हो कि हमें करंट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर हमने क्यों पढ़ा था। तो एग्जांपल के लिए मान सकते हैं किसी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू 150 रुपए है और बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपए है, तो इस केस में जो पीबी रेशियो होगा कंपनी का वो 150 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आता है। लेकिन हमें एज एन इन्वेस्टर ये ध्यान देना है कि ये 1.5 जो आया ये हमारे लिए क्या बताता है, हमें एज एन इन्वेस्टर ये क्या इससे हमें जानने को मिलता है ताकि हम अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चूज कर सकें। तो हमें ये बताता है कि जो पीबी रेशियो होती है वो कितना जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1.5 टाइम्स कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। एक तो ये बताता है, दूसरा ये कि ये वैल्यूएशन दिखाता है कि जैसे अगर ये एक से ज्यादा है पीबी रेशियो तो इसका मतलब स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, हमें पता लगता है। यहाँ पे स्टॉक 1.5 यानी 1 से ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अब पीबी रेशियो की सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं, हमें उनके बारे में भी बात करनी चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं इसकी। तो इसकी हम पहली कमी की बात करें तो ये सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव कंपनियों के लिए ज़्यादा यूज होती है, यानी कि वो कंपनियां जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है या ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम या एनर्जी की कंपनियां हैं उनके पास फिक्स्ड एसेट ज़्यादा होते हैं तो उनमें ही पीबी रेशियो ज़्यादा यूजफुल होता है। सेकंड ये कि ये इंटेंजिबल एसेट्स को इग्नोर करती है। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि जो कॉपीराइट है या पेटेंट लिया हुआ है किसी ने, और टेक्निकल अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा हैं तो ये उसको इग्नोर कर देती है। थर्ड ये कि इसमें जो पीबी रेशियो है ये डेट लेवल को यानी कर्जे को बहुत कम इंपॉर्टेंस देती है। और हालांकि डेट को चेक करने के लिए हमको दूसरी डेट टू इक्विटी रेशियो जो हम आगे आने वाले वीडियो में बात भी करेंगे उससे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको डेट लेवल भी कंपनी का चेक करते रहना है। चौथा ये कि कंपनी जो है लायबिलिटी कई बार ज्यादा हो जाती है कंपनी की और एसेट्स कम हो जाता है तो केस में पीबी रेशियो भी नेगेटिव चला जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको अलर्ट रहना है कि अगर एसेट्स आपके कम हो रहे हैं तो वो भी ध्यान देना है। पांचवा और सबसे आखिर ये कि जब भी आपको पीबी रेशियो चेक करना है तो आपको हमेशा उसको रिटर्न ऑन इक्विटी के कंजक्शन में चेक करना है, यानी आरओई और पीबी रेशियो दोनों एक साथ चेक करके आपको कंपनी में एनालिसिस करना है। अकेले पीबी रेशियो को देख के आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं करना है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने कोशिश की आपको समझाने की कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है या बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है या करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, ताकि आपको एक अंदाजा हो सके और आपको एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल सके। तो इस छोटे से वीडियो में हमने बात की कि बुक वैल्यू क्या होता है या बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है या मार्केट वैल्यू क्या होता है और उसके बाद में पीबी रेशियो क्या होता है और पीबी रेशियो से हमें क्या देखने को मिलता है, वो हमें एज एन इन्वेस्टर क्या बताता है ताकि हम अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चूज कर सकें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये सब चीजें क्या है। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम और इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बना पाए। तो कंटेंट्स के लिए आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।